हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि होगा आज इकोनॉमिक्स का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। एक तरफ आपको समिति है और एक तरफ इसकी सिफारिश को मिलान कर लेना है। पहला ए नंबर की अगर हम बात करें तो ये कौन सी समिति है, मालेगाम समिति। और ये सिफारिश में क्या दिया हुआ है, तो माइक्रो फाइनेंस। तो ये सही है और जो सही है उसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। बी में है हमारा तारापोर समिति जो कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, तो ये भी सही हो गया। सी ऑप्शन था हमारा राजा चलैया समिति जो कि किससे संबंधित हो जाएगा, तो भारत में कर सुधार से। तो 3 का 3 तो सही हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन नरसिम्हन समिति जो क्या दिया हुआ है, उर्वरक कंपनियों का विनिवेश से। तो ये जो है हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो पहली बात कि अगर ये नहीं होगा उर्वरक कंपनियों का विनिवेश, तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसकी जगह होना चाहिए था क्या, इसकी जगह होना चाहिए था आपको बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है कौन, नरसिम्हन समिति। तो आपको पता चल गया कि क्यों ये सुमेल सही नहीं था। उसी तरह से कुछ और समितियां जो इम्पोर्टेंट बनती हैं एग्जाम के लिए, जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं, ये तीनों समिति भी आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मीरा सेठ समिति, कौन समिति, तो मीरा सेठ समिति। इसका संबंध किस उद्योग से हो जाता है, पूछ लिया जाता है, तो हथकरघा उद्योग से। किससे, हथकरघा उद्योग से। ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति, तो ये किससे संबंधित हो जाता है, ये हो जाता है बीमा क्षेत्र से। लिखते हुए आप भी चलेंगे, बीमा क्षेत्र से। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है बोहरा समिति का संबंध किससे है, कौन सी समिति, तो बोहरा समिति। तो बोहरा समिति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राजनीति में, राजनीति में अपराधीकरण से। किससे, तो अपराधीकरण से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भानु प्रताप समिति, भानु प्रताप समिति ये किससे संबंधित हो जाता है, तो ये कृषि से संबंधित हो जाता है। किससे, तो कृषि से। उसी तरह से एक लास्ट और ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है क्या, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये चुनाव आयोग से। किससे, तो चुनाव आयोग से। तो देख लीजिए आप पहले प्रश्न में कितनी सारी समितियों के बारे में जान चुके। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आ चुका है अनअर्जित आय, यानी कि अनअर्न इनकम की बात हो रही है, नहीं पाई जाती है, यानी कि किस में नहीं पाई जाती है। ए में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी में है ए और बी दोनों, या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो जब भी बात आएगी अनअर्जित आय नहीं किस में पाई जाती है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो ये हुआ पहला पॉइंट, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है सरकार, ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अवस्था है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस हो गया कि राज्य के सभी साधनों पर, राज्य के सभी साधनों पर
किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की जब बात आई है तो। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ये आपको पता है कि सार्वजनिक और क्या है, निजी अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ये तो आप लोग कई बार पढ़े भी है, क्या है? सह अस्तित्व। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, ये वीडियो खास उनके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सामान्यतः सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता पूछेगा तो ये शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर सीमांत उपयोगिता है क्या? तो आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यानी कि ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या फिर सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ होता है वही क्या होता है? उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता होता है। ठीक है, ये बात हो गई। और अगर इसमें बात करें तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि सीमांत उपयोगिता जो है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का जो प्रतिपादन है ये किया गया था 19वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? गौसेन के द्वारा। किसने किया था? तो गौसेन ने किया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता तो कि पूर्ण तृप्ति बिंदु के पहले सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तब क्या होगा आंसर? तब ध्यान रखिएगा जो सीमांत उपयोगिता होती है वो धनात्मक तथा इसके बाद ऋणात्मक होता है। इसके बाद क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो एक एक बिंदु आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर किया करें। यहाँ हमसे पूछा गया था कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सामान्यतः क्या होगा। तो प्रश्न को भी आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है। चलिए 4 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। इन सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? मानव विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न डिटेल में आपको हम पहले की क्लास में भी करा चुके हैं। यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक असमानता इसमें सम्मिलित नहीं है। आपको ये भी हम बताए थे कि मानव विकास सूचकांक की जो है 3 मूलभूत आयाम है। कितनी है? तो 3 मूलभूत आयाम है। कौन कौन सी? जिसमें एक दिया हुआ है जीवन प्रत्याशा, 2 हो गया शिक्षा और 3 हो गया क्या? प्रति व्यक्ति आय, यानी ABC जो है इसका क्या हो जाएगा? 3 मूलभूत आयाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। वही बात करें तो जैसे कि आप इसमें और क्या नोट डाउन कर सकते हैं
आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है क्या है, मानव विकास की एक माप है, एक माप है। और इसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में फुल डिटेल्स दिया गया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। 5वां नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हो जाएगा ये वाला प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीसी महालनोबिस। ठीक, ये हो जाएंगे। अब ही बात करें, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछता कि भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का, किसका, तो अनुमान का प्रथम प्रयास की अगर बात करें किसने किया था, तब ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। ये प्रश्न भी आपसे कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, कब किया था, तो 1868 में किया था, ये जानकारी। वहीं कितने रुपये अनुमान लगाए थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये अनुमान लगाए थे। कितना, तो 20 रुपये। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, क्या पूछे कि क्या कहता है, भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय न्यूनतम जो है कहाँ का है, न्यूनतम की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कौन सा, तो बिहार राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी इम्पोर्टेंट थी जो आपको बताई गई। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? किस पे पूछा जा रहा है आपसे, 1 रुपये के नोट पर, तो इस पे जो हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर की बात करें तो ये 1 रुपये के अलावा अन्य बड़े नोटों पर क्या होता है, इनका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बात करें और क्या आप ध्यान रख सकते हैं, और बाकी आपको नोट से संबंधित हम ये भी कई बार बता चुके हैं कि 200 के नोट पे, 100 के नोट पर किसका किसका मतलब चित्र छपा हुआ है। ठीक है, वहीं भारत में नोट की छपाई की जब बात आती है, भारत में नोट की छपाई जिसमें क्या क्या आ जाता है, देवास, नासिक, जहाँ जहाँ नोट छपता है भारत की उसकी बात हो रही है, सालबोनी, और कहाँ होता है, मैसूर में होता है। तो हो सके कभी आपको क्रम में क्वेश्चन दिया रहे ऑप्शन के रूप में और पूछ दे इनमें से भारत में कौन सी नहीं होती है, तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, वहीं बात करें भारत में, ये तो हो गई। वहीं अगर आपसे पूछ देता कि देश में सिक्के बनाने की टकसाल, तो वो कहाँ कहाँ, तो मुंबई, कोलकाता,
हैदराबाद, हैदराबाद। और कहाँ हो जाएगा? और नोएडा में हो जाएगा। किस में? तो नोएडा में हो जाएगा, नोएडा में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाया जाए कि अगला प्रश्न क्या है। 7वां नंबर प्रश्न, एग मार्क क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए लोग गलती कर देंगे, सोचेंगे एग मतलब क्या होता है, अंडा, और मार्क मतलब क्या होगा, चिन्ह। तो अंडा तो ऑप्शन में पहले मिल गया आपको एक ही नंबर में, और आप लोग क्या करेंगे, धड़ाक से ऑप्शन ए निकाल के खुश हो जाएंगे। जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अंडा जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए ए में भी है और सी में ही है, तो आप लोग ए और सी में ही आंसर खोजते रहिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है क्या, एग मार्क। या इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एग मार्क जो है एक प्रमाण चिन्ह है, प्रमाण चिन्ह है, जो कि भारत में कृषि उत्पादों, कृषि या फिर क्या कह सकते हैं, खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। खाद्य उत्पादों पर क्या करता है, लगाया जाता है। तो अब आप ये नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें एग मार्क का, तो ये भी पॉइंट नोट डाउन करिएगा कि एग मार्क जो है इसका उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अधीन किया गया है। किसके अधीन किया गया है, तो 1937 के अधीन किया गया है। ठीक, ये एक पॉइंट हो गई। देखिए प्रमाण चिन्ह का सेंस कैसे हो गया, जब कोई आभूषण खरीदते हैं, सोना वगैरह, तो देखते हैं उस पर हॉल मार्क बना हुआ रहता है। तो वही यहाँ पर क्या है, एग मार्क है, लेकिन ये किस पे दिया जाता है, तो कृषि और क्या कहता है, खाद्य उत्पादों पर दिया जाता है। बस यही अंतर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग के लिए ये लगाया गया है, तो एक बार आप लोग चैनल से संबंधित जानकारी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जाके एक बार एटलीस्ट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप जीके जीएस के हर विषय के क्लास के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर अभी के अभी आप लोग कर देंगे, और एक कमेंट की आपसे आशा रहेगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर क्या करें। और यकीन मानिए जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल एनसीईआरटी एकदम डिटेल्स के साथ, तो आपको कंटेंट बिल्कुल ही निचोड़ के रूप में दिया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, और सारे विषय के दिए जा रहे हैं। तो चलिए बस ये चैनल से संबंधित जानकारी की बात हो गई, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारा कि वैट किस पर लगाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन और बिक्री के सभी चरण पर क्या लगाया जाता है, वैट लगाया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित, मूल्य वर्धित कर हो जाएगा। ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, वही बात करें ये कैसा कर है, वैट की बात जो आई है, तो ध्यान रखिएगा ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, ये बात हो गई। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष
मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर के रूप में VAT प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? प्रणाली की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2005 को हुई थी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन किया करेंगे। चलिए आगे की प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। ठीक, कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, और जो आपको इससे डिटेल्स दिए जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में प्रश्न आपको दिखेंगे जरूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। वाणिज्यिक मूल्य पर कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क की बात हो रही है, वो भी वाणिज्यिक मूल्य पर। तो ये ध्यान रखिएगा स्पेसीज से प्राप्त होता है, लेकिन किस स्पेसीज से? तो क्वेकर्स स्पेसीज से। ठीक है, तो ये आपको इकोनॉमिक्स और क्या कहता है ज्योग्राफी दोनों टर्म से महत्वपूर्ण बनेगा। वहीं अगर बात करें तो यह पाया कहाँ जाता है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है? पाया जाता है, पाया जाता है। ये पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसमें और ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ये 1-2 पॉइंट ही इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस कमेंट किया करें आप लोग कि क्वेश्चन कैसा लगता है, वीडियो कैसी लगती है, कुछ सुझाव है तो दे दिया करें। चलिए 10 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। पूंजी बाजार किसके लिए होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पूंजी बाजार जो इनमें से हो जाएगा क्या है? शेयरों की बिक्री के लिए तो नहीं, दीर्घकालिक कोष के लिए तो बिल्कुल इसी के लिए होता है, अल्पकालिक कोष के लिए नहीं होता है, प्रक्रम में लिखित के लिए नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का होगा आंसर। दीर्घकालिक कोष किसके लिए होता है? पूंजी बाजार इसी के लिए होता है। ठीक, यानी कि दीर्घकालिक कोष का सेंस हो गया कि एक वर्ष और क्या कहता है उससे अधिक, 1 वर्ष और उससे अधिक। ठीक, वही बात हो गई, तो इसको आप ध्यान करना। और वही बात करें अल्पकालिक कोष का, तो इसमें आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि मुद्रा बाजार अल्पकालिक कोष कितने दिन के लिए होता है? तो 364 दिनों तक के लिए होता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट दिन आपको ध्यान में रह जाएगा। अब मुद्रा बाजार की बात आई है, तो मुद्रा बाजार क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिजर्व बैंक क्या है? अर्थव्यवस्था में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो तरलता की मात्रा क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? फिर से आपको आ गया है समिति से संबंधित, और आपसे समिति का इकोनॉमिक्स का प्रश्न एग्जाम में दिखता ही है, तो आपको आज देखिए सारे एटलीस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर कर दिया गया है। तो चक्रवर्ती समिति का भी जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से ही किसका हो जाएगा? नरसिम्हन समिति का भी। ये कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि पहला नंबर ही प्रश्न था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर बात करें कि क्या कहता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के वास्तुकार में, भारत की पंच
वर्षीय योजनाओं के वास्तुकार में एक थे कौन? तो सुखमय चक्रवर्ती। कौन हो जाएंगे? सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रख लेना है। और अभी हम लोग कुछ कुछ पढ़े लिए कि कौन समिति किससे संबंधित है, कुछ और को भी कवर कर लेते हैं। जैसे एल के झा समिति, एल के झा समिति, तो इसका क्या विषय हो जाएगा या किससे संबंधित हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में क्या हो जाएगा? सुधार से इसका संबंध हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? लघु उद्योग से। जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया जा रहा है, एक जगह आप लोग कलेक्ट करके लिख लीजिएगा। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा? रंग राजन समिति, रंग राजन समिति, जो किससे संबंधित हो जाएगा? ये भुगतान संतुलन से, खास करके मिलान के रूप में प्रश्न दे दिया जाता है कि इसमें से कौन जोड़ा सही है या कौन जोड़ा गलत है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न आ गया है, किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि से कौन सी मुद्रास्फीति हो सकती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा? मांग जनित मुद्रास्फीति होगा, वृद्धि बढ़ेगा जनसंख्या में तो ऑप्शन नंबर बी। और मांग जनित मुद्रास्फीति का क्या हो गया कि उत्पादों की मांग और क्या कहता है? आपूर्ति में असंतुलन, और आपूर्ति में असंतुलन के कारण होती है, असंतुलन के कारण होती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन नंबर ए है क्या हमारा? लागत जनित मुद्रास्फीति। तो जब लागत जनित मुद्रास्फीति की हम बात करते हैं तो इसमें होने वाले जो व्यय होते हैं, होने मतलब इस तरह से लिखिएगा, पूरे सेंटेंस को अच्छे से लिखिए। उत्पादन की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? तो उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के कारण, व्यय में किसके कारण? बढ़ोतरी या फिर वृद्धि के कारण कौन सी मुद्रास्फीति हो जाएगी? तब होगी लागत जनित मुद्रास्फीति। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया था मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में। ठीक है, तो जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लिखाया जाता है आपको, उसको क्या किया कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। नीति आयोग एक है, क्या है? ये आपको तो हम कई बार डिटेलिंग करा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1 जनवरी, स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। ठीक है, वहीं अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। वहीं अगर योजना आयोग की बात आई है तो योजना आयोग से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? तो योजना आयोग की स्थापना किस पे हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1960 को, योजना आयोग की स्थापना। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कैसी संस्था थी योजना आयोग?
तो केंद्रीकृत संस्था। कैसी संस्था? तो केंद्रीकृत संस्था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं नीति आयोग को क्या बनाया गया है? लिख सकते हैं एक पॉइंट कि नीति आयोग को अधिक क्या बनाया गया है? संघवाद बनाया गया है। संघवाद बनाया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से संबंध किसको ऋण देने से है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा दुर्बल वर्ग के लोग हो जाएंगे, लघु एवं छोटे उद्यम के लोग हो जाएंगे, कृषि से संबंधित लोग हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं, पहले तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना ही रखना है। फिर वही बात करें तो आरबीआई ने, किसने? तो आरबीआई ने छोटे किसानों और सीमांत किसानों को, किसको? तो सीमांत किसानों को प्राथमिक क्षेत्र के, और आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय कई बार पढ़ा चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋणों का जो है 7%, कितना प्रतिशत? तो 7% न्यूनतम क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। तो ये भी आपको जानकारी रख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न पे कि 15 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है। किस समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से क्या किया था? प्रश्न किया था। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फिर से समिति का क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि ये आपका क्वेश्चन अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मेस्टम समिति, बी है लेटन समिति, सी है दत्ता समिति और डी हमारा बेलवी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलवी समिति। ठीक है, वही बात करें ऑप्शन ए जो है मेस्टन समिति, ये राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राजस्व से संबंधित है। आज जितनी भी सारी समिति बताई गई है एक जगह नोट डाउन करिएगा। लेटन समिति की अगर हम बात करें तो लेटन समिति से आप इस तरह से इसके सामने ही लिख देते हैं कि केंद्र और प्रांत की सरकारों के बीच, केंद्र और प्रांत की सरकारों के बीच राजस्व विभाजन के मुद्दे पर विचार करना, राजस्व विभाग के मुद्दे से संबंधित, इस तरह से लिख लीजिएगा। वहीं ऑप्शन सी है हमारा दत्ता समिति। तो दत्ता समिति से क्या ध्यान रख सकते हैं? कीमतों के उतार चढ़ाव, कीमतों के उतार चढ़ाव पर इसमें क्या हुआ? विचार किया जाता है, उतार चढ़ाव का मुद्दा से संबंधित। ठीक, तो चारों के चारों आपको पता चल गया। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है। किसकी? तो उदारवादी औद्योगिक नीति की। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो घोषणा हुई थी 1991 वर्ष में हुई थी, जो कि तीनों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। यानी हमें एग्जैक्ट डेट खोजना होगा। तो जो कि हुई थी कब? तो 24 जुलाई 1991 को। ठीक, तो यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उदारीकरण से आप ध्यान रख सकते हैं कि पूछ लिया जाता है
कि उदारीकरण की नई, इस तरह से उदारीकरण को क्या कहा जाता है? उदारीकरण को नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना। और भी एक चीज से जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है? तो इसे राव मनमोहन मॉडल। कौन मॉडल? तो राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। वहीं आपसे अगर ये पूछ दे कि भारत में उदारीकरण की घोषणा, भारत में उदारीकरण की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई थी? तो उस टाइम जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न में से ये एक है। चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि 5 MMT जो है इसकी उत्पादन क्षमता रखने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। ठीक है, वहीं अगर लागत की इसकी हम बात कर ले कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की लागत की जब बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा। सारा जो भी रहेगा डाटा क्या रहेगा? करोड़ में रहेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, 19,744 करोड़ रुपये इसका क्या है, लागत रखा गया है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो बस सुन लीजिए कि भारत को क्या करना है, हरित हाइड्रोजन का उपयोग उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक, तो ये इसका उद्देश्य है। 18 नंबर पे चले और ये देखिए एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी आ गई है। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सॉल्यूशन बाय पीजे, और प्लेलिस्ट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जाके सारे विषय का चेक जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक शेयर अभी के अभी कर दिया करें, और एक कमेंट साथ में भी कि कैसी वीडियो लगती है। आपका कोई सुझाव हो इस सेशन से संबंधित तो वो आप दे सकते हैं। बाकी जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर भी आप लोग दिया करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, खास करके जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक एक जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और डेली रेगुलर 1 बजे कराया जाता है सारे विषय, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। और बढ़ेंगे आज के क्लास के 18वें नंबर प्रश्न पे। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो फिर से आपका करोड़ रुपया ही रहेगा, लेकिन कितना करोड़, चूंकि आपसे लघु वित्तीय बैंक का न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है 100 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वहीं बात करें लघु वित्त, ठीक से लिख देते हैं, लघु वित्त बैंक का जो संचालन है, अगर इसके संचालन की हम बात करें तो ध्यान होना चाहिए आपको कि बैंकिंग विनिमय प्रणाली, बैंकिंग विनिमय नियमावली जो है किसके अंतर्गत संचालित है? तो 1949 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो 1949 के अंतर्गत क्या है, संचालित है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं।
चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 19 नंबर पे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करें तो ये क्या उद्देश्य था कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, आत्मनिर्भर देश बनाना है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता भी है, रहा भी है। तो इस प्रश्न को ध्यान रख लीजिएगा, चूँकि इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट क्या था, तो 25 सितंबर 2014। ठीक है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और उस टाइम क्या चल रहा था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, चलिए, और इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, भारत सरकार द्वारा। आ जाएंगे आज के सेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन से संबंधित परिभाषा से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीगू जो हैं धन से संबंधित से नहीं जुड़े हैं, बल्कि तो फिर ये जुड़े किससे हैं, तो ये जुड़े हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें एडम स्मिथ, जेबीसी वाकर, तो ये सब क्या है, जुड़े हुए हैं। एडम स्मिथ से आप एक बुक का नाम ध्यान रख सकते हैं, ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और इनको क्या जाना जाता है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न। आज बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे, और उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न जिसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो वो प्रश्न आपके लिए क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है कि जीएसटी, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म भी बताना है, यानी डिटेलिंग के साथ आंसर आप दे सकते हैं। भारत में कब लागू किया गया था जीएसटी, ये आपको आंसर इसका देना है। ठीक, बढ़ जाते हैं सीधे लास्ट प्रश्न पे, जो कि है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उत्पत्ति गणना विधि का भी, और किसका क्या कहता है इसमें, आय विधि, उत्पत्ति विधि, व्यय विधि, यानी कि सभी का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आय विधि की बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके सामने ही लिख देते हैं कि उत्पादन कारकों के मिलने वाले प्रतिफल का योग क्या है, आय विधि हो जाता है। ठीक है, वहीं उत्पादन विधि की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे सही तरीका का विधि है, क्या है, सबसे सही तरीका का कौन हो जाएगा, उत्पादन गणना विधि। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लास्ट बचा कौन सा विधि, तो व्यय विधि। तो व्यय विधि की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा कि व्यय विधि
रुकिए, व्यय विधि जो है आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय प्लस बचत, क्या हो, ज्ञात हो। तो ये बस आपको जानकारी के लिए लिख दी गई है। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर अभी के अभी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।